नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड यानी द यूनिवर्स के टॉपिक को एकदम अच्छे से समझने वाले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम क्लास में अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं। अगर ऐसे ही और टॉपिक्स पर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इसे 5 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे खगोल शास्त्र का इतिहास, फिर जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद आकाशगंगाओं को समझेंगे, फिर देखेंगे तारों का पूरा जीवन चक्र, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस सवाल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम अपने पहले भाग पर, हमारे ब्रह्मांड को समझना। देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और वो मजबूती आती है उसके इतिहास को जानने से। तो यहाँ देखिए कि वक्त के साथ हमारी सोच कैसे बदली। बहुत पहले 14 एडी में क्लॉडियस टॉलेमी ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी भूकेंद्रित मॉडल। फिर सदियों बाद 1543 में कोपर्निकस आए और उन्होंने कहा नहीं, सूर्य केंद्र में है। ये था सूर्य केंद्रित मॉडल। और फिर 1925 में एडविन हबल ने बताया कि अरे, ब्रह्मांड तो लगातार फैल रहा है। मजे की बात यह है कि हमारे भारतीय खगोल शास्त्री वराम मिहिर ने 6वीं शताब्दी में ही यह संकेत दे दिया था। एग्जाम के लिए एक ट्रिक याद रखिए, PCH, टॉलेमी, कोपर्निकस, हबल। ये क्रम बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अगले भाग पर, बिग बैंग की उत्पत्ति। मतलब आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये वो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी है जो हमें इसकी कहानी बताती है। तो ये रही बिग बैंग थ्योरी। अब एग्जाम के लिए इसमें से 3 बातें निकालनी हैं। पहली, इसे दिया किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने। दूसरी, ये हुआ कब? लगभग 15 अरब साल पहले। और तीसरी, इससे बना क्या? तो एक महाविस्फोट से मैटर, टाइम और स्पेस यानी पदार्थ, समय और स्थान का जन्म हुआ। बस इतना याद रखना है। और हाँ, बिग बैंग को साबित करने के लिए आज भी रिसर्च चल रही है, जैसे कि जिनेवा के सर्न में लार्ज हैड्रॉन कलाइडर का महाप्रयोग। यहीं पर हिग्स बोसॉन की खोज हुई थी, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इसमें जो बोसॉन शब्द है वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो समझ ली। अब देखते हैं कि ये बना हुआ कैसे है। चलिए तीसरे भाग पर चलते हैं, आकाशगंगाएं। इन्हें हम प्यार से तारों का शहर भी कह सकते हैं। तो ये आकाशगंगा आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये अरबों तारों का एक बहुत बड़ा झुंड है। इसमें ज्यादातर मतलब 98% तो तारे ही होते हैं। शेप के हिसाब से ये 3 तरह की होती हैं, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीय और अनियमित। और याद रखने के लिए वो लाइन बहुत अच्छी है, गैलेक्सी इज अ स्टार सिटी, तारों का शहर। अब बात करते हैं अपने घर की, हमारी अपनी आकाशगंगा। इसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। इसका शेप सर्पिलाकार है, स्पाइरल। और हमारा सोलर सिस्टम इसकी एक भुजा में बसा हुआ है। हमारी सबसे नजदीकी पड़ोसी गैलेक्सी कौन है? वो है एंड्रोमेडा। और एक करंट अफेयर का पॉइंट, 2017 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सरस्वती सुपर क्लस्टर की खोज की थी। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के चौथे और सबसे मजेदार हिस्से में आ गए हैं, एक तारे का पूरा जीवन चक्र। यकीन मानिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं। तो एक तारे का जन्म होता कैसे है? कहानी शुरू होती है स्टेलर नेब्यूला से, जो कि हाइड्रोजन गैस का एक बादल होता है। ग्रेविटी की वजह से यह बादल सिकुड़ता है, एक प्रोटोस्टार बनता है, और जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। बस एक नए तारे का जन्म हो गया। और एक बात, तारे का रंग उसके तापमान को बताता है। नीला रंग मतलब सबसे गर्म और लाल मतलब सबसे ठंडा। अच्छा, अब तारा बूढ़ा हो रहा है। जब उसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगता है तो वो फूलकर एक रक्तदानव यानी रेड जॉइंट बन जाता है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब उसका क्या होगा, ये उसके वजन यानी मास पर डिपेंड करेगा। अगर वो एक औसत तारा है तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, लेकिन अगर बहुत विशाल है तो एक जबरदस्त सुपरनोवा विस्फोट होगा। अब स्क्रीन पर बस इस नंबर को देखिए, 1.44। क्या लगता है ये क्या है? ये कोई आम नंबर नहीं है। ये खगोल भौतिकी का वो मैजिक नंबर है जो ये तय करता है कि तारे की किस्मत में क्या लिखा है। तो ये है चंद्रशेखर सीमा, हमारे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर।
ये लिमिट है सूरज के द्रव्यमान का 1.44 गुना। सिंपल सा नियम है, अगर तारे का द्रव्यमान इस लिमिट से कम है तो वो शांति से व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और अगर ज्यादा है तो वो सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। और अब एक तारे की मृत्यु। सुपरनोवा विस्फोट के बाद दो चीजें बन सकती हैं, या तो एक न्यूट्रॉन तारा जो बहुत तेजी से घूमता है, या फिर एक ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। बहुत बढ़िया, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए हैं। अब वक्त है फाइनल राउंड का, जहां हम फटाफट सब कुछ रिवाइज करेंगे ताकि ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चलिए कुछ खास तारों पर एक नजर डालते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी तारा, सिरियस रात में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा, ध्रुव तारा जो हमेशा उत्तर दिशा बताता है, और सूर्य जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ये सब सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं। तो चलिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, तारों का ईंधन न्यूक्लियर फ्यूजन, वो लिमिट क्या थी 1.44, चंद्रशेखर सीमा, सबसे चमकीला तारा सिरियस, और सबसे पास का प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये पॉइंट्स एकदम रट लेने हैं। अब चलिए अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, बिग बैंग थियरी किसने दी? इसका सही जवाब है बी, लेमेत्रे। दूसरा सवाल, गॉड पार्टिकल किससे संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब है ए, एस.एन. बोस। और तीसरा, हमारी मिल्की वे का आकार कैसा है? सही जवाब है बी, सर्पिलाकार। उम्मीद है आप सबके जवाब सही होंगे। चलिए अगले सेट पर। सवाल नंबर 4, ब्लैक होल बनने के लिए क्या सीमा है? सही जवाब है बी, 1.44 सौर द्रव्यमान से ज्यादा। सवाल नंबर 5, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हाँ, ये है बी, सीरियस। और आखिरी सवाल, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? बिल्कुल सही जवाब है बी, संलयन यानी फ्यूजन। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ब्रह्मांड का ये टॉपिक अब सबके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लास फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा अगला टॉपिक होगा सौर मंडल। तो मिलते हैं अगली बार।